ब्रेस्ट टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में 78वीं जश्न आज़ादी मनाई गई और ये जश्न आज़ादी इतने जोशो खरोश से मनाई गई जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 78 सालों में नहीं मिलती। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो गया, हमारे भरम एटीट्यूड ही चेंज हो गया। उसकी वजह मुसल्लह अफवाज, पाक फौज और अल्लाह ताला की वो गैबी मदद, वो गैबी ताकतें खुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जिस नाम पर यह मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद में आया कि मादनी ज़खायर, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की वो खुशखबरियां मिली कि अब अगर मौजूदा पॉलिसी जारी रहती हैं तो 10 से 15 सालों के अंदर पाकिस्तान टॉप 4 में आ जाएगा मादनी ज़खायर निकालने वाले ममालिक के अंदर। और ना सिर्फ अपने ज़खायर को पूरा कर सकेंगे, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में हम अब ऑयल बांटा करेंगे, गैस बांटा करेंगे। यही वजह के नाम ने आज सुपर पावर के सदर की तरफ से भी यह बात आती है, आने वाले 1 साल बाद मुमकिन है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क को भी गैस और पेट्रोलियम मसनूआत दिया करे, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे एक मुआहदा होता है कि कोई भी कंपनी जब किसी मुल्क में तेल निकालने आती है, जस्ट लाइक सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, तो 60% वो शेयर होल्डर होते हैं उसके, जो लेके जाते हैं, तो उनकी मर्जी वो किसी को भी बेचे। यही वजह है कि अमेरिका जो तेल बेचता है पूरी दुनिया में, तो वो खुद निकाला हुआ बेचता है अरब ममालिक और दीगर ममालिक से। दूसरे नंबर पे रूस, फिर हम तुर्की की बात करते हैं, तो अलहमदुलिल्लाह बैक वक्त 3 मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान की डील मुकम्मल हो गई, जिसमें तुर्की, रूस, नंबर 1 अमेरिका। ये तमाम खुशखबरियां पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत शुरू हो गई, और इस इज्जत से, शान से, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, गिलगित बिल्तिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केपीके हो, जिस जोश और वलवले से हमने जिसने आज़ादी मनाई पूरी दुनिया ने देखा मार्का हक की कामयाबी के बाद। वहीं कुछ मसाइल छोटे छोटे जो कि बड़ी बड़ी आफात बनकर बाद में सामने आते हैं। कराची शहर माशी हब पाकिस्तान का, जहाँ के मसाइल और परेशानियां थमने को नहीं आ रही। एक गैर तरबियत याफ्ता, गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर, जिसके पास लाइसेंस नहीं, जिसकी लाइट्स भी पूरी ना जलती हो, जिसकी नंबर प्लेट भी अजरक वाली तो दूर की बात, कोई जाली नंबर प्लेट भी नहीं हो, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कैमरे आगे पीछे या कुछ भी ऐसा कुछ भी ना हो। और कराची शहर में ऐसे दंदनाते फिर रहे होते हैं जहां उनकी स्पीड सिर्फ 20 to 40 अलाउ है, वहां पर 80 और 100 की स्पीड से दंदनाते फिर रहे होते हैं और आवाम का कीमा बना देते हैं बगैर देखे कि वो सिंधी है, बलोची है, पख्तून है, महाजिर है, कश्मीरी है, गिलगिती है, पंजाबी है, या उसका ताल्लुक केपीके सही क्यों ना हो। और उन सब के लिए आवाज उठाने वाले कराची के मकामी नौजवान जो चाय के होटल पे बैठे होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए, ये डंपर जला देते हैं। दूसरे दिन जब असेंबली का इजलास होता है तो अवामी नुमाइंदे खड़े होकर कहते हैं कि हम डंपर माफिया का हक दिलवा कर रहेंगे। और जब डंपर जलाने के खिलाफ एहतजाज होता है सोराब रोड पे, तो एक वो शेरी जो कि ना डंपर से ताल्लुक रखता, ना मरने वाले से, ना जलाने वाले से, अपनी फैमिली के साथ वहां से गुजरता है, तो उसकी गाड़ी को तोड़फोड़ की जाती है, बहन बेटियों को सदोकोप किया जाता है, मारा जाता है। शनाख्ती कार्ड देख के, अगर उस नौजवान के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो मुंह से पूछ के तू महाजिर है, पिटने के लिए तैयार हो जा। उसके लिए असेंबली में पास गश्त क्यों नहीं होती कि जो महाजिरों पर जुल्म किए गए हम उनका भी हक दिलवाएंगे, या जो शहादतें होती हैं उनकी नमाज जनाजा में ना कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचते, ना अवामी नुमाइंदे। ऐसा तासुबाना रवैया जब अपनाया जाता, जमात जिनको बाद में दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो दहशतगर्द है या नहीं ये तो हुकूमती जान है। मगर ऐसे हालात क्यों पैदा किए जाते हैं कि जो आप शनाख्ती कार्ड देखें कि महाजिर है तो उसको मारा जाएगा, फिर उस नाम पर तंजीमें बनेंगी, फिर एक दिन आप कहेंगे कि ये तासुब बर्पा किया जा रहा है शहर कराची में। इन तमाम मसाइल पे बात करने के लिए नौजवान पार्टी के चेयरमैन
जनाब फैजान साहब मौजूद हैं, बड़ी आवाज उठाते हैं, इनसे पूछते हैं इन मसाइल का क्या हल है। और ऐसा कब तक होता रहेगा कराची शहर की सड़कों में, जो 80 to 60% कमा के देता है पाकिस्तान को, जिसकी कमाई से पूरे पाकिस्तान में तरक्की होती है सिवाय कराची शहर के। एक यही शहर है ना इसका कचरा उठता है, ना यहाँ पे तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में पूरे होते हैं, ना पानी के मसाइल हल किए जाते हैं, ना सीवरेज के मसाइल हल किए जाते हैं। जी फैजान साहब क्या कहेंगे आप? सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मसाइल का तो अंबार है, ये तो आपको भी पता है। और ये कराची शहर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भिखारी करने के लिए लगता है बनाया गया है अभी तो। और रही बात, जहाँ तक आप डंपर के इशूज की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैंने एक आपके मीडिया के अंदर ये कहा कि एक सवाल का जवाब दिया एंकर का। उसने मुझसे पूछा कि ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मतलब बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ये जिन लोगों ने 7 डंपर जलाए ये दहशतगर्द है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो उस पर इख्तलाफ किया गया कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, कराची के लोगों के हक में बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ। मैंने कहा आगे भी तो सुने। बात सारी ये है कि वायलेशन के खिलाफ हमेशा मैंने बात की कि वायलेशन नहीं करनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैं अपनी कौम को समझाता हूँ कि वायलेशन नहीं करनी चाहिए, इस बात को मैं आगे ये मतलब आगे सेकंड ये करूंगा कि जिन लोगों ने डंपर जलाए उनके खिलाफ तो FIR कट गई, सही है, और बेगुनाह लोग गिरफ्तार भी हो गए, ठीक है, होने भी चाहिए कि नहीं जलाने चाहिए थे। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने ये कानून बनाया था कि जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं उनके साइड पे सेफ्टी गार्ड लगेंगे, फ्रंट बैक कैमरे लगेंगे, ठीक है, और उससे पहले ये रोड पे नजर नहीं आएंगे, उनके पास लाइसेंस होंगे, प्लस सिंध का लाइसेंस कहा गया था, किसी और जगह का नहीं, बलूचिस्तान के पीछे इधर उधर कहीं का नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि सिंध के लाइसेंस होंगे, प्रॉपर फिटनेस होगी सारी। ऐसा ही हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, सही है, और सोशल मीडिया के बिल्कुल ऊपर भी बड़ा जो है वो खर्चा किया गया था प्रमोशन के लिए, नोटिफिकेशन भी जारी गए, एक ड्रामा रचाया गया था वो। ये जो 60 नंबर जले ना, मैंने इसमें किसी में भी नहीं देखा कि ये तीनों चारों चीजें जो है इसके अंदर पूरी हुई हों। तो सब इनके ये जो लड़के जिन्होंने ये जगह जलाया है, नौजवान बूढ़े या जो भी थे, उनके खिलाफ साथ साथ जो लोग इसके ऊपर अमल दरामद करने में नाकाम है उनके खिलाफ भी FIR करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी है ना इस बात को नोट नहीं कर रहा कि जो हैवी व्हीकल है उसके लिए ट्रैक्स बनाए गए हैं शहर के अंदर। अगर ट्रैक्स नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर वो निशान मिटा देने चाहिए, क्योंकि वो फजूल में बनाए। आपने देखा नहीं कि वो डंपर फास्ट ट्रैक पे चल रहा था, सिलो पे या पार्किंग पे या बाइक वाले स्पेस पे, वो भी चेक कीजिएगा। बदकिस्मती से हाल ये है कि अपनी मर्जी से कानून बनाओ, अपनी मर्जी से उसकी वायलेशन करो, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। मैं भी पिछले 5 दिन पहले जो है वो UAE में था, तो मैं वहां पे चेक कर रहा था कि यार हमारे जो पाकिस्तान के बिलखुसूस सिंध हुकूमत के जो मेंबरान थे सेलेक्टेड, वो कितनी बातें करते हैं कि UAE UAE। अरे भाई UAE का जो है ना तिनका भी नहीं कर सकते। वजह यह है कि वहां के हुक्मरान लोगों को सहूलतें देते हैं, ना कि उनका फंड नोच नोच के खाते हैं। आपको पता है मजे की बात, आज जश्न आजादी का दिन है, ये जितने भी लोग हैं ना, ज्यादातर सिंध हुकूमत वाले, इनका पाकिस्तान से आपको पता ताल्लुक ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनके तमाम तर बच्चे देख लें आप, बाहर पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, इनका सेटअप सारा बाहर है। ये पाकिस्तान सिर्फ ये समझ लें इनका ऑफिस है। ये ऑफिस आते हैं सुबह 9 से 5 अपना काम करते हैं, अपने हिस्से का फंड खाते हैं, अपने हिस्से का कानून पास करते हैं, सारी चीजें करने के बाद शाम में ऑफिस चले जाते हैं। इनका जो आबाई घर है वो पाकिस्तान से बाहर है सारा। तो पाकिस्तान वाला मरे जिए, इन्होंने अहम बनाया हुआ है सब ने। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, उन सबको टारगेट कर रहा हूँ कि जो लोग इस वक्त सिंध असेंबली का हिस्सा है। अगर सिंध असेंबली के अंदर कोई बिल पास होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम या आपका काम नहीं है, सिंध असेंबली के मेंबर्स बनाए। और अगर ऐसा है तो चाहे उसमें कोई भी सियासी जमात हो, 4-5 जमातों की है ना, तो भाई असेंबली में 4-5 जमातें एक साथ बैठती हैं, छोड़ देना, हुकूमत छोड़ दे अगर नहीं समझ में आ रहा तो। उसमें चाहे कोई सी भी जमात हो, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा मैं। सब मजे में लगे हुए, सिर्फ और सिर्फ आवाम को पागल बनाया जा रहा है। और हमारी कराची की आवाम बिलखुसूस इतनी बुद्धू है ना कि ये भी बन रही है। पता नहीं कैसे समझ आएगा। आप यकीन करें, कल हमने एक छोटा सा फेस्टिवल रखा था, उसमें मेरे ख्याल से कोई 40-50 हजार के करीब लोग आए थे। वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि वो आप जरूर अपने स्क्रीन पे चलाएं। जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो उसमें 80% वो लोग थे जो मसाइल का शिकार थे। मैंने उनसे यही बात की कि मैंने अगर आप ये समझते हो 78 साल से जिन लोगों को आप देख रहे हो ये आपका मसला हल करेंगे, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैंने कहा ये मुल्क की दौलत लूटने वाले लोग हैं, ये आप लोग को गुलाम बनाने वाले लोग हैं। ये सारे लोग उस तबके से ताल्लुक ही नहीं रखते जो मसाइल का शिकार है। हमारे घर के अंदर अगर 2 बंदे बीमार हो जाए ना, हमसे पूछे हम पे क्या बीतती है। नहीं है मसाइल हमारे पास। जिसने गुर्बत की कशमाकश में जिया ही ना हो, जो सोने के निवाले लेके पैदा हुए, जिनका एम पाकिस्तान है ही नहीं,
आप उनसे उम्मीद लगा रहे तो बेवकूफ तो आप हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ही से 2 बार ठोकर खाने वाला मोमिन नहीं है, ऐसा ही है। तो क्या इनको अवेयरनेस नहीं है? पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है क्या? हाईकोर्ट क्यों नहीं करती सबका? सिर्फ वबेला मचाना सीखना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, सारी चीजें करना सिर्फ बातों की हद तक रखेंगी। इस पे अमल कब करेंगे? कल मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोला है लोगों से, मैंने अल्लाह के वास्ते इस चीज से बाहर आ जाओ कि वो काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं, पहले तुम खुद तो सही हो जाओ, खुद से अपना काम करवाना सीखो यार। किसी की मजाल है, करोड़ों के हिसाब से तुम लोग लोगे और चंद 5-6 चिमनी चोर है जो इस कराची शहर को या पूरे सूबे सिंध को बर्बाद करके बैठे हैं। तुम्हारा इतना भी कंट्रोल नहीं है कि उनको तुम सबक सिखा सको। तो पहले खुद सही हो, उसके बाद दूसरों के ऊपर हम गिला करें। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मैं तो सिर्फ यही बात ही कह सकता हूँ कि पब्लिक को खुद जी से जी सोचना कंटिन्यू पड़ेगा करें। अपने लिए। जी, पब्लिक को खुद से अपने लिए सोचना पड़ेगा, खुद से एक नया लायामल तय करना पड़ेगा। इस शहर के लोगों को अपने लिए अब नया लायामल तय करना पड़ेगा। आपको ये सिंध हुकूमत नहीं समझ में आ रही ना, आपने किसके लिए बनाई थी ये? इस शहर के लोगों के लिए ना, सूबे सिंध के लिए ना। हमें नहीं चाहिए, हम बाइकआउट करते हैं, आप इलेक्शन विड्रॉ करें, दोबारा से करवाएं। हम अपनी गली मोहल्लों से लेकर आएंगे। मैं फिर वही कहूंगा कि जो लोग मसाइल का शिकार नहीं है वो आपके मसाइल नहीं समझ सकते। मैं घर का दरवाजा खोलता हूँ तो गटर का पानी मेरे घर के बाहर होता है, ना कि कोठियों में रहने वालों के घर के बाहर होता है। इनको तो यही नहीं पता लाइट कब जाती है। इनके घर में पता नहीं कितने हजार हजार केवी के तो जनरेटर्स हैं, जिनका डीजल भी कोई और पूरा कर रहा होता है। इतने बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए में, वो भी आवाम का पैसा लूट लूट के लगाए में। इनको यही नहीं पता लाइट कब गई है और कब आई है, क्योंकि पलक झपकते ही सोलर ऑन हो जाता है। उनको अच्छा क्या फैजान पता साहब, होगा? इन्हीं तमाम मसाइल पे बात करने के लिए मारवी एवान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मारवी एवान साहब साहिबा के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ, तो थोड़ा हम क्विकली बात शुरू कर देंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। ओके बहन, बस बात ये है कि जिस तरह हमने पिछले हफ्ते एक जश्न आज़ादी का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया, पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान में जिस तरह जी जोश खरोश से जी जश्न आज़ादी मनाया था पाकिस्तान का, खास तौर पे बिल्कुल। डंपर के हवाले से कभी मामला उठ जाते हैं, तो कभी कचरे के हवाले से, कभी जी सीवरेज के हवाले से, और मसाइल क्या बार है। आप इस जी हवाले से क्या कहती हैं और क्या समझती हैं कि क्या ये कभी मसाइल हल हो सकेंगे या ऐसी क़यामत बर्पा हो जाएगी? अच्छा, सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक तमाम हमारे सुनने वाले देखने वाले साथियों को। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी, जी, आपको? जी, जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, सबको जश्न जी, आज़ादी जी, आ रही मुबारक, है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनरशिप की हमें बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। हमें ये नज़र आ रहा है कि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं समझ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि अवाम को ये बोलना कि आप अपनी ज़िम्मेदारी देखें, आप ये कर लें, दिस इज़ नॉट इनफ। यहाँ पर जब हुकूमत की बात आती है तो हुकूमत सिस्टम होता है। सिस्टम का ये फर्ज बनता है कि जब भी कोई नई कवानीन आते हैं, जब भी कोई पॉलिसीज बनती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को इतना स्ट्रेटेजिकल होना चाहिए कि वो अवेयरनेस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करे। हम देखते हैं कि अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा कम काम हो रहा है। अगर कोई काम कर भी रहा है तो एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट या वॉलंटियर लोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे हम बहुत सारे मुल्कों की मिसाल देते हैं। उन मुल्कों में भी लोगों ने खुद ही चीजें करना नहीं शुरू कर दी हैं। उनकी गवर्नमेंट ने उनको पाबंद करने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उन्होंने पब्लिक एंगेजमेंट को ज्यादा बढ़ाया है। तो अगेन यहाँ पर लोग यकीनन ऑनरशिप करें, लोग अपना अपने हिस्से का काम करें, मगर अगेन स्टेट को एक स्ट्रेटेजिकल प्लान लेकर आना पड़ेगा दैट व्हेनेवर एनी पॉलिसी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, व्हेनेवर एनी लॉ इज कमिंग, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान कि इसको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक घर तक लेकर जाना है। यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम किधर खड़े में सिर्फ 14 अगस्त को कोई पौधे लगाने की मुहिम हमें नजर आ जाती है, या अगर डिजास्टर आता है लाइक इन 2022 व्हाट वी हैड अ वेरी बैड फ्लड। जब फ्लडिंग हुई लोगों ने बहुत सफर किया, खुसूसन सिंध ने बहुत सफर किया, तो फिर बहुत ज्यादा दरख्तों की मुहिम और ये चीजें आ रही हैं, बट स्टिल द सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और द मिटिगेशन इज मिसिंग विद अस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली हर साल हमें ये नजर आ रहा है एंड प्लास्टिक। हमें ये नजर आ रहा है कि ये कहा जा रहा है, अभी सिंध हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन निकाले हैं, लेकिन आप अभी भी देखें प्रोग्राम्स में आपको प्लास्टिक बोतल पानी की नजर आएंगी। आप अभी भी देखें आपको शॉपर्स प्लास्टिक हर जगह पे आपको नजर आएगा। तो दिस वी कॉल कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और द कन्वेंशंस और द पॉलिसीज, और ऑल्सो दिस वुड बी इन अ फेवर ऑफ आवर नेशन, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन फेल है। तो हमारे पास हुकूमत ये समझती है कि हमने एक नोटिफिकेशन निकाला और हमने कवानीन अच्छे पास कर लिए, तो ये
हमारी अचीवमेंट है। नो, दैट्स नॉट अचीवमेंट। ये हमें बार बार हुकूमत को, हमें स्टेट को बताना पड़ेगा कि सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर लोगों से अमल करवाने के लिए जो आपने प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करनी है, आपने पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ानी है फॉर द सिविक सेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी आप कुछ कह रहे हैं? मगर मेरी मेरी बहन बात ये है कि ये जो बात आप कर रही हैं, अल्फाजों में तो कोई ना कोई रद्दो-बदल हो सकता है, मगर आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये बात करता है। मगर इस पे अमल दरामद करने में आपको लगता है कि हुकूमती ऐवानों में कोई संजीदगी नज़र आती है? जी, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि हमें संजीदगी नहीं नजर आ रही है, और आपके प्रोग्राम और इस तरह के प्लेटफॉर्म इसीलिए हमें दिए जाते हैं कि हम हुकूमत और ऐवान में बैठने वाले लोगों तक अपनी इस आवाज को पहुंचा सकें कि 78 ईयर्स गुजर चुके हैं पाकिस्तान को, अभी भी हम लोग उस सिविक सेंस को अचीव नहीं कर पाए हैं जो हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस देनी है, उनको अवेक करना है। अभी भी डंपर से मासूम लोग मर जाते हैं, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की वायोलेशन होती है। खवातीन के हवाले से आप देखें, बच्चों के हवाले से आप देखें, अब तक आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन हाई रेट है हमारे पास। अब तक हमारे पास गोश्त स्कूल्स मौजूद हैं कि जहाँ पे स्कूल आपको पेपर्स के अंदर नजर आएगा, लेकिन उस गांव के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई स्कूल कुछ आपको नहीं नजर आएगा। तो स्टिल हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरत है कि इम्प्लीमेंटेशन की जाए और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाए, और उसमें आवाम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हमारे पास हम ये देखते हैं कि घरों के अंदर मोस्टली या तो बात नहीं की जाती हुकूमत पे या हुकूमत के मामलात पे, या ज्यादा लोग कहते हैं जी हम तो हुकूमत से दूर हैं। ऐसे नहीं हो सकता। वी ऑल आर पॉलिटिकल, क्योंकि हम वोट देते हैं और हर वोट देने वाले शहरी का हक है, उसकी आवाज है, अपनी आवाज इस्तेमाल करें। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इधर जो है अपना वक्त जाया करने के बजाय जो हमारे रियल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें। और आप देखें, इस बलूचिस्तान के केस की मिसाल दूंगी बानो के, ये सोशल मीडिया ही था कि वो वीडियो वहां पे वायरल हुई और उसके इंसाफ के लिए इन वडेरों के और इन जागीरदारों के गिरेबानों तक कानून का हाथ गया। दैट मीन्स वी हैव अ पावर, वी जस्ट नीड टू यूज डिजिटल ऑल ऑफ द मेजर्स, और उसके अलावा भी गलियों में, मोहल्लों में कम्युनिटीज को स्ट्रांग होने की जरूरत है। यहाँ पे किसी को पता नहीं होता बराबर वाले घर में कौन रह रहा है, थोड़ा सा मालूम रखें, अपने कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपनी कम्युनिटी मीटिंग्स करें, अपने मोहल्लों की, अपनी गलियों की जिम्मेदारी लें। बिल्कुल ऐसा ही है। बस बात ये है कि मेरी बहन, आप और हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज ही उठा सकते हैं, मगर अफसोस ये होता है कि हुकूमती ऐवानों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, और जब हम इस तरह के छोटे-छोटे मसाइल को वक्ती तौर पे दबा देते हैं, तो फिर मशरकी पाकिस्तान जैसे सानेहात जन्म लेते हैं। हमें हमें उन सानेहात से बचने के लिए, या कोई भी नस्ली या फिरके के हवाले से या ज़बान के हवाले से जो पार्टियां जन्म लेती हैं, फिर वो सियासत होती है, और जो इस वक्त सिंध के हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा हटाकर कोई सिंधु देश का झंडा लगा रहा है, कोई महाजिर सूबे की बात कर रहा है, तो ये सब इन मसाइल ही की वजह से हैं। अगर फैसिलिटेट गवर्नमेंट करे अवाम को, और जब अवाम देखे कि हमें सहूलतें मिल रही हैं, हम बात तो करते हैं वो अमारात, दुबई की, शारजा की या दीगर कंट्रीज की, मगर हम फैसिलिटीज नहीं देखते कि वहाँ क्या है। अभी मैं एक तहकीक और रिसर्च पढ़ रहा था, सऊदीया के अंदर गुज़िश्ता सालों जब एक अमेरिकन पहुँचते हैं और वहाँ बात होती है, तो पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ 4 मर्डर हुए होते हैं। इतना बड़ा रक़बा है सऊदीया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कानून की पासदारी है, बाकायदा सर कलम कर दिए जाते हैं। किसी दियत को देके, ताल्लुकात लगा के रोका नहीं जा सकता था। तो यही वो कानून सख्त हैं जिस पे ह्यूमन राइट्स वाले आवाज़ उठाते हैं पूरी दुनिया भर में, मगर उस सख्त कानून की वजह से ही जो इस्लामी और शरई कानून है, उससे फिर बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरी बहन, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। फैज़ान साहब लाइन पे मौजूद हैं आप? जी, जी, मैं हूँ मौजूद। जी, जी, मैं दोबारा बहन अब आता हूँ फैज़ान साहब के पास, फिर वापसी आपसे बात होती है। फैज़ान साहब, अमल दरामद करने के लिए अब तक कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है आपको, इन मामलात पे जो आप और हम बैठ के बात कर रहे होते हैं? और अमल दरामद तो इसके ऊपर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? कोई भी चीज़ पॉसिबल किस नॉट तरह? पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मैं बता तो रहा हूँ कि ईमानदार, अभी जैसे आपने कहा सऊदी अरब के कानून का ना, मैंने कल भी एक स्पीच की, उसमें ये कहा कि अगर सऊदी अरब का यहाँ पे कानून आ गया तो आधे से ज़्यादा हुक्मरान तो टुंटे होंगे, और मैंने टुंटों से हुकूमत कराना मुश्किल हो जाएगा। वजह ये है कि वहाँ पे चोरी की सज़ा जो है वो क्या है, हाथ काटेंगे। ऐसा ही है ना? तो आवाम के टैक्स का पैसा चोरी करना, आवाम को प्रोवाइड नहीं करना, चाहे किनाल का इशू हो, जैसे 14 अरब रुपए किनाल के मामले पे ले लिए गए, लेकिन वहाँ पे थूक लगा के काम कर दिया गया। आपके ही K21 चैनल के ऊपर मैंने आज से कुछ महीने पहले ये बात कही थी, एक सीनियर रहनुमा थी, उनको बुरा लगा था, लेकिन आज हकीकत सबके सामने वाज़े आ गई। ऐसा ही है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। आपको क्या लगता है, हम दूसरे बाहर मुल्कों की जो बातें करते हैं वो क्या इंसान नहीं है? वही तो ममालिक हैं जो इस्लाम के नाम पे बने। एक सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा, मतलब अब तो पूरा सऊदी अरब स्टेट है, पूरी 2 स्टेट थी और एक है पाकिस्तान। तो क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं बचते? मसला सारा ये है, वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे चाहे कोई
सरकारी अफसर हो, डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि केडीए, रेवेन्यू या कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लें, वहाँ पे भी अगर कोई आता है ना तो वो कुछ ना कुछ तय कर कर आता है, यानी कि पैसे सिस्टम तय कर कर आता है, सारी चीजें इतने में, तो वो पैसे देकर आता है तो हो जाती है बात, तो पैसे कमाने के लिए आता है। तो जब वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले वो अपना सोचेगा, उसके बाद दूसरों का। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मुलाजमीन है, आपको क्या लगता है वो आवाम के मुलाजमीन है? ऐसा नहीं है, वो अपने अफसर के मुलाजिम है। वो सिर्फ ये सोचने कि मेरा अफसर कैसे खुश होगा, मेरे बाला अफसरान को मैं कैसे खुश करूंगा। पब्लिक रोती रहे, मरती रहे, फंड खा जाओ, जो कर दो। अब आप एक बात बताएं, आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं। अभी एक शहर में वबा चली थी, एसपीसीए जो है वो बिल्डिंगें बंद कर रही, पुरानी सील कर रही है, ऐसा ही है। जो पुरानी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो अभी तकरीबन 2-2 साल इंडिया के दौर की बनी हुई है, ब्रिटिश के दौर की बनी हुई है, वो सारी उसको मसमार करके उसको सील कर रहे हैं, ऐसा ही है बॉस। उसको तो आप सील कर रहे हैं, लेकिन जो 20-25 साल पहले आपने बिल्डिंग्स बनाई थी, अरबों रुपयों का फंड लेके गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो भी झड़ रही है, गिर रही है, टूट गई है। उनके ऊपर जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, कौम का पैसा इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के खिलाफ क्या होगा? उनके खिलाफ इंसाफ कब होगा? सऊदी अरब, यूएई, इसके अंदर जितने भी रहायशी है ना, चाहे वो बादशाह का बेटा हो या एक राह चलता आदमी हो या ड्राइवर हो, कानून सबके लिए बराबर है। वहां पर आपको सर शर्तें तो बात दिखाएं, ये आपका है बिल कि हम उतार ये बात, मैं आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ फैजान साहब, सऊदीया या दुबई या जो भी बड़ी कंट्रीज हैं, वो अपने जो शहरी हैं उनके लिए कानून उनका उन अलग होता है और हाँ, खादियों के लिए अलग होता है। मिसाल के तौर पे ऐसा जो ही है। सऊदी है उनके लिए टैक्स फ्री है, जो दुबई के हाँ। अपने मुल्क के शहरी हैं उनके लिए टैक्स फ्री है, जो बाहर से आते हम्म, हैं कमाने के लिए उनसे टैक्स लिया जाता है। हमारे यहाँ तो जो हमारे मुल्क के शहरी हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, जो बाहर से आते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। बाहर से आ जाओ, जुत्ती लगा लो, कोई मसला नहीं है, सलाफदान के कराची नाम पर शहर का लेकर आ जो जाओ। शहरी है जो 60 से हाँ, 70% कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, वो टैक्स उसी भी तरफ ज्यादा भर रहा है, चले, वो ये लाशें भी वाली बात उठा भी रहा कर है, लेते हैं, वो चले अच्छी बात सीवरेज है, ये और इन वाली बात मसाइल भी के कर भी लेते हैं। शिकार है। सलाफत के नाम पर लेकर आ जाओ, फिर उनको जो है वो कच्ची आबादी के अंदर जो है ना वो कर दें। वजह यह है कि काम उनसे लेना है ना, शहर में कब्जे भी तो उनसे करवाने हैं अपने लोगों से। ये सारी जितनी भी है, इनका रिकॉर्ड कहाँ पर है? जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक मिला नहीं मिला। पहले उस लेवल पे आ जाएं, फिर बाद में ये सारी चीजें जो है ना आवाम के ऊपर उतारें। वहां पर ये लोग खुद जाके जो है ना, यहाँ पे तो आप देखते होंगे 4-4 मोबाइलें रख ली पीछे, डबल केबिन गाड़ियां रख ली, लैंड क्रूजर, ये सब कुछ रख लिया। ऐसा ही है क्या प्रोटोकॉल होता है? एयरपोर्ट से घुसे तो बाहर से रिसीव कर लिया, फिर अंदर छोड़ दिया, ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पे। कि किसको नहीं पता? बिल्कुल ऐसे। वीआईपी के लिए एक अलग लाइन लगाई जाती है, इमिग्रेशन भी खोल दिया जाता है, सब कुछ कर लिया जाता है। यहाँ से उतर के जब वहां पे जाते हैं तो सामान भी खुद उठा रहे होते हैं, कई अकेले घूम रहे होते हैं, उबर, करीम, टैक्सी ये कर रहे होते हैं। वहां पे जो बने हुए हैं शॉपिंग सेंटर, वहां से बाहर निकल के मैंने बहुत सारे ऐसे वजीरों को देखा है वहां सर पे, जो पाकिस्तान रोड का पे एक खड़े आम होके। शहरी दुबई सऊदीया कमाने जाता है, वहां से रेवेन्यू और ये भेजता है, पाकिस्तान में खर्च करता है। ये लोग हाँ, अशराफिया यहाँ से कमाते हैं और बाहर जाके खर्च करते हैं मैं आपको और वह पैसा बताता हूँ ना बचाते हैं। मजे की बात, मैंने खुद देखा अभी जब मैं था 10 दिन पहले तो मैंने एक साबिक वजीर को देखा, वो सिटी शॉपिंग सेंटर, अल्लाह करे वो देख रहे हो तो उनको समझ भी आ जाए मैं किसको कह रहा हूँ। साबिक वजीर है, वो टैक्सी ली, उन्होंने सिटी शॉपिंग सेंटर के बाद बैठे और चले गए। मैं ये सोच रहा था यार, ये वही शख्स है जिसके पास हाथ मिलाने के लिए भी जो है ना पब्लिक को लाइन लगानी पड़ती थी। वहां पे जाके आप सारी प्रोटोकॉल छोड़ देते हो, आप इंसान के बच्चों की तरह इसलिए चलते हो क्योंकि पता है कि असल सेफ सिटी वो है ना, वहाँ पे माओ बहनों की इज्जत पमाल होगी, ना कत्ल है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कुछ है। मोबाइल छोड़ के एक जगह, एक फुटपाथ पे मोबाइल छोड़ के चले जाएं आप, दूसरे दिन आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर सफाई की मशीन नहीं आई तो सफाई की मशीन जब आ जाती है वो सब करके लेके चली जाती है, वो एक अलग मैटर है। उसके बावजूद आप जाए वहाँ पे मुतलका इदारे में, वो आपको बताएगा कि आप निशानी दो इसकी, वो आपके हाथ में देगा भाई। मैं आज अभी तकरीबन 4 महीने पहले जो है सऊदी अरब में था, मेरा मोबाइल जो है वो मुझसे गिरा है, मतलब चलते हुए गिरा है। मैंने बोला यार क्या करूं यार, ये मक्का टावर है मक्का में, उसके नीचे गिरा, ये हज से पहले की बात है। तो मैं परेशान, मैंने कहा परेशान क्यों ना, अल्लाह मालिक खुद ही पहुंच जाएगा। बहरहाल भाई 2 दिन तक नहीं मिला। मैं पीछे जहाँ पे मक्का की बैक साइड के ऊपर, आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वहाँ पे जो है जाए पैदाइश है, जहाँ पे आप वहाँ की तरफ गुजरा तो वहाँ पे है ना वो लिखा हुआ होता है कि जिसका सामान मिस हो वहाँ पर ले लें। 3 दिन बाद की बात बता रहा हूँ आपको। मैं वहाँ पे गया, मैंने ऐसे ऐसे बताया उनको, मैंने ब्राउन बैक कवर है, ये है वो है। मेरे घर वाले भी जाहिर सी बात है, डिस्टर्ब के नंबर मेरा पूरा 2 दिन बंद रहा। भाई 3 दिन बाद मेरा मोबाइल बात बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अगर बात करें सऊदीया की या मुत्तहदा अरब अमारात के मिसाइल तो हम दे देते हैं टैक्सेस लेने के लिए, मगर जब सहूलतें और फैसिलिटीज देने की बात हो तो जब हम वो फैसिलिटीज और वो सहूलत नहीं देते, तो इस वक्त हम अगर ये इंटरनेशनल मिसालें भी दें तो ये मिसाल, मेरे पास बेबहा कहानियां इस वक्त मैं मदीने शरीफ में मौजूद हूँ। इस वक्त ये शिफा के हवाले से, बीमारियों के हवाले से
ये पूरे दुनिया का नंबर 1 शहर है मदीना शरीफ। ऐसा नहीं है यहाँ लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, वैक्सीन लगा के घूम रहे हैं, कुछ भी, मगर माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है। एक ज़ाहिरी तौर पे वैसे तो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है मदीना शरीफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ज़ाहिरी तौर पे भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है, मगर इंसान बसते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फिर उनसे टैक्सेस भी लिए जाते हैं। और हम मज़े की बात करें कि मुत्तहदा अरब अमारात में या सऊदीया के अंदर भी खारजियों से भी इतने टैक्स नहीं लिए जाते जितने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहरियों से वो टैक्स लिए जाते हैं। जी फैज़ान साहब। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, वो बात हमारी कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो 3 दिन बाद मुझे जो है, वो मेरा मोबाइल मिलता है, उस पे टैग लगा हुआ होता है। ऐसा ही है? वहाँ पर गुमी हुई शय वापसी मिल जाती है, यहाँ तो आपकी अपनी चीज़ जो है आपके घरों के बाहर से लुटेरे लूट के लेके चले जाते हैं, और अगर वो मिल भी जाए, फिर उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरे घर के बाहर मोबाइल स्नैचिंग हुई मुझसे, गन पॉइंट के ऊपर मुझसे ना मोबाइल छीन के लेके चले गए। खैर वो बंदे गिरफ्तार हुए बहुत मुश्किलों से, ट्रेस हुए, जो पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया, सब कुछ किया। लेकिन आज 1.5 साल 2 साल हो गए, मेरा मोबाइल जो है ना मालकाने की नज़र हुए में। पता है क्यों? जब केस का फैसला अच्छा, होगा ना तब मिलेगा। अबे भाई उस वक़्त वो मोबाइल 20,000 रुपए का भी नहीं रहेगा। मैं 10 लाख रुपए वकील को खर्च कर चुका हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ 1.5-2 साल से, वकील सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे आपने 10-12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वो अपने पास रख ली, मेरा पिस्टल अपने पास रख लिया था, पिस्टल वेपन इन्होंने दिया, वो भी मैंने कोर्ट के ऑर्डर से दिया। वो मोबाइल जब तक केस का फैसला नहीं होगा ना, वो केस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या सोचूंगा कि भाई आप मुझे 20-25 लाख रुपए के पड़ गए डकैत साहब, आप तो मैं अगर आपको उस वक्त ये मोबाइल दे देता तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल उस वक्त 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, 4 मोबाइल गए थे, तो मैं ये 15 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करता। वो 4 मोबाइल जब मुझे मिलेंगे ना तो उनकी कीमत उस वक्त होगी 1 से 1.5 लाख रुपए, यानी कि मैं 30 लाख रुपए के नीचे आ गया हूँ। ऐसा ही है भाई। तो आप क्या 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 सही करेंगे ये अच्छा बताएं। ये बताएँ, ये मसाइल तो हम सभी डिस्कस कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। ये बताइएगा कि आप अमली तौर पे अगर इलेक्ट होते हैं तो क्या करेंगे? और इस सिनेरियो के अंदर जब आप किसी अच्छा, भी हुकूमत ओहदे पे अब नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे जो आप मसाइल हल करेंगे कराची के शहरियों के? पहली बात तो ये, अल्लाह ना करे कि मैं इलेक्शन लड़ूं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे ईमान यार की आपने हिफाजत इलेक्शन करे। कमीशन में पार्टी जो है रजिस्टर करवाई है। अपने मेंबर खड़े करूंगा, खुद से नहीं जाऊंगा, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं खुद से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं जितना काम कर रहा हूँ शायद वो इलेक्ट होने के लिए या किसी लिए कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, मैं अपनी फाउंडेशन को रन कर रहा हूँ, मुझे पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ये है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौके दूंगा, और वो लोग वो होंगे जो हमारे साथ मसाइल का शिकार हैं, जिनको ये पता होगा कि लाइट जाती है तो क्या मसला होता है, गटर का बहना, ये सारी चीजें नजर आएंगी, जिसको उनको उनको इंशाल्लाह ताला इलेक्ट करूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं नीचे मेरी कैबिनेट भी कहती है कि फरहान भाई आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि है ना वो इलेक्शन, मैंने कहा यार कौन रहेगा इनके साथ, इनके साथ रहेगा कौन, ये बताएं आप। फैज़ान साहब इक़्तिदार में आने के बाद तो होंगे या कौमी या सूबाई असेंबली के अंदर, तो फिर तो वो भाईजान आपके भी जो नुमाइंदे आपके नॉमिनेट करदा हैं, वो भी सब जो है वो बदल सकते हैं, काम बड़े-बड़ों की वफ़ादारियाँ बदल जाती हैं। बड़े बड़े देखें, बात सारी ये है, वो जो वफादार और ये हम ऐसे लोग रखेंगे नहीं, हम अपने गली जो हमारी ग्रिप में होंगे उनको लेकर आएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो काम करेगा ठीक है करे, नहीं करता नहीं करे। मैं हमेशा से जब मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, 2 सीएस से मैं कैंडिडेट की हैसियत से खड़ा होता, मैं किसी के घर पे जाके ये नहीं बोलता था तुम फैजान हुसैन को वोट दो। मैं उनको ये कहता था भाई फैजान हुसैन के चक्कर में नहीं पड़ना, फैजान हुसैन रोज मसले हल करने के लिए तुम्हारी गली में नहीं आएगा, छोड़ो फैजान को, अपनी गली से लो किसी को। लोग कहते थे ये बात कि फैजान भाई आप कैसी पॉलिसी अपनाते, मैंने पॉलिसी नहीं है ये हकीकत है भाई। मैं अपने घर के मोहल्ले के पहले मसले हल करूंगा सबसे पहले, अगर मुझे फंड भी मिलेगा मैं सबको ये दूंगा। और दूसरा, फैजान कौन है तुम थोड़ी जानते हो, तुम तो सिर्फ उसकी चमक देख रहे हो, फैजान शराब ये कबाब ये कौन है वो, तुम उसको सेलेक्ट करके और उसको अप्रोच करोगे, फैजान हराम खाएगा, मुसीबत आपके ऊपर आएगी, क्योंकि शहरी तौर पे वोट नहीं एक तो दवाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। अगर हम्म, आप हदीस शरीफ के मफ़हूम में जो अपने लिए पसंद करो, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद हाँ करो। अगर आपको लगता है इक़्तिदार में आने के बाद आप हराम खा सकते हैं या इस रविश पे चल सकते हैं जो आपने एक दुआ दी अपने आप को कि भाई अल्लाह ताला इससे बचाए और अल्लाह ताला मैं अल्लाह ना करे मैं इलेक्शन लड़ूं, तो आप अपने जो नुमाइंदे हैं उनको कैसे आप इलेक्शन में खड़ा अच्छा, कर सकते हैं? फिर मैं आप आपको उनके बता लिए चाहते हैं कि वो हराम खाएँ ना या ना वो ना ना इस ना तरह की ना ना चीज़ें ना ना करें, या मैं आप आपको बता अपने रहा लिए हूँ, एक चीज़ हम आपको किसी का अपने ऊपर हिस्सा नहीं काबू नहीं है, पढ़ेंगे। उन पे कैसे हम काबू रखें? किसी भी चीज का, मेरी पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा ना बनेंगे, सही है, जिसमें फंड आए, या हम किसी मिनिस्ट्री की तरफ जाएं, या जे हम अगर किसी मिनिस्ट्री पे जाएंगे तो ये बात 100% श्योर है कि जितने पैसे आएंगे ना उसका ऑडिट ब्लैक बोर्ड पे होगा। हम चोरों वाली हरकतें नहीं करेंगे कि क्या आया और क्या गया किसी को पता ही नहीं है। ये मेरी अभी से पॉलिसी है। हमारा जो मंशूर है उसके अंदर सबसे पहला जो क्या कहते हैं
मतलब पहला पैराग्राफ है उसका मंशूर ही यही देखिए है बात कि यह है ऑर्डर। कि हर पार्टी के पीछे लोग जो है वो फॉलो करते हैं उसके लीडर को, और उस हम्म, लीडर को, जो अपने लीडर को, आप एक कहीं ना कहीं कराची के लोग आपको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब वो तो यही चाहेंगे कि आप कौमी या सूबाई असम्बली के अंदर आएं और आवाज उठाएं, ताकि इक़्तिदार में ऐवानों में बैठे लोगों तक कराची के शहर के मसाइल पहुंचे और कराची के मसाइल के साथ साथ पाकिस्तान भर के मसाइल उठाएं। तो आपके इलेक्शन में ना लड़ने का फैसला तो बड़ा ही अचंभे का था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एमपी एमएनए जो है ना उससे ज्यादा ताकत जो है ना वो आवाम के साथ खड़े होने के अंदर है। ठीक है, मैं एक एमपी बन के एक असेंबली के अंदर ही नहीं रुकना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कौम को लेके बहुत आगे तक जाऊँ। हमारे देखें, ये सिर्फ लोगों को समझ ऐसा आता है कि एक एमपी बनने के बाद ही वो काम कर सकता है या काम ले सकता है। ये गलत है, बेवकूफ़ी है ये। मुझे तो हंसी इस बात के ऊपर आती है कि पैसे हमारे, टैक्स हमारा, सीनों पे हाथ रख रख के बोलेंगे ये काम फलानी जमात ने कराया, ये फलानी जमात ने कराया। अबे तुम्हारे बाप का पैसा है भाई, अबे हमारा पैसा है भाई, नो करो तुम हमारे, एहसान नहीं जताओ, काम करके दो। ये किनाल बना दो या केई बना दो या रोड बना दो, कुछ भी बना दो, हमारे पैसे हैं भाई और हमारा हक बनता है। हम अपने बाप से बचपन में जब वालिद साहब आते थे तो हम अपने बाप से पूछते थे, जब उनकी 27-28 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, मेरे वालिद साहब भी सहाफी थे, डॉन अखबार में उनकी 32 साल जो है वो सर्विस रही है और सीनियर कैमरा ऑपरेटर थे, प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे वो। तो हम अपने अब्बा से भी पूछते थे कि अब्बा 6,000 तो स्कूल की फीसें वगैरह चली गई, ये चली गई, वो चली गई, तो कुछ पैसे तो दो। जब हम अपने वालिद साहब से हिसाब लेते थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हुक्मरान है ना, हम इनके वालिद साहब हैं। वजह यह है कि हम इनको पैसे दे रहे हैं, पाल रहे हैं, इनके बच्चे हमारे पैसों से पढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि ये जो है टैक्स चोरी करके, पैसे चोरी करके पढ़ा रहे हैं उनको। तो हम इस हुकूमत के, हर कराची सूबे का हर शहरी इन हुकूमत के वालिद साहब के बराबर है, इनको चाहिए हमारी इज्जत करें। हमें हिसाब चलिए, भी आप दें। जैसा कह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। एक सियासी पार्टी तो पाकिस्तान में ऐसी भी है जो आर्मी चीफ को कभी अब्बा बना लेती है, कभी अमरीकी सदर को अब्बा बना लेती है, और जब ये सवाल उनसे हो तो उनके लोग नाराज होकर चले जाते हैं। तो देखिए हम इसको यानी एक मिसाल बड़े बूढ़े देते थे कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू। तो ये तो हमारे देखिए लोगों के बहरहाल ये हालत है और ये मामलात है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम लाते रहेंगे और मसाइल पे बात करते रहेंगे कि मसाइल पे बात हो, और अल्लाह करे कि हमारी आवाज और ये बातें इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों के कानों पे जूं ही बन के रेंग जाए, अल्लाह करे, और पाकिस्तान का माश एक दफा फिर तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो। डॉक्टर फ़हीम अरवली सहाफ़ती जिम्मेदारियों के शहर मदीना शरीफ में मौजूद हूँ। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के नाम से। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, सजेशंस दिया करें, और जरूर बताया करें, शिकायत भी किया कीजिए और अपने सवालात भी भेजा कीजिए, और ये भी बताएं कि किस मेहमान के साथ हम बैठे और अगला प्रोग्राम लेकर आए। डॉक्टर फ़हीम अरवली को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।